Hello everyone, I hope you all are good. Welcome to my channel शिफाली ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज शिफाली सिंह और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट वीडियो. मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट पे वीडियोस चाहिए, तो मुझे मोस्ट ऑफ द कमेंट मिले थे कॉस्ट अकाउंटिंग के वीडियो पे, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का फर्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ. अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी थी जिसमें मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी फोर्थ सेमेस्टर बीकॉम का सिलेबस डिस्कस किया था, तो आप जरूर जाके देखिए, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. तो समझते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग को. सबसे पहले मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करें तो देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग फॉर कॉस्ट फ्रॉम द पॉइंट एट विच expenditure is incurred or committed to the establishment of its ultimate relationship with cost centers and cost units. In its widest usage, it embraces the preparation of statistical data, the application of cost control methods and ascertainment of profitability of activities carried out or planned. तो ये देखिए, ये डेफिनेशन तो CIMA ऑफ यूके से ली गई है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग अगर आपको बेसिकली समझना है तो मैं आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में अगर समझाऊं तो देखिए, आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ा है. फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पता है बेसिकली आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, तो आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा होगा, आपने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट आपने +2 तक नहीं पढ़ा. ठीक है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की नीड क्यों लगी? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पता है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, बट क्या आपको वो ओवरऑल व्यू देती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कहीं ना कहीं कुछ लिमिटेशंस हैं जिसकी वजह से हमें लगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है, क्योंकि देयर आर सम थिंग्स जब मैनेजमेंट को जरूरत पड़ती है प्रोडक्ट लाइन या फिर डिपार्टमेंट या फिर प्रोसेस की कॉस्ट जानने की, लेकिन वहां से उन्हें वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं दे पाती है. सो दैट्स वाई हमें कॉस्ट अकाउंटिंग, हर एक कॉस्ट की जो भी अकाउंटिंग होती है, कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, हम उसे कैसे कम कर सकते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, और इसके बेसिस पे हम फिर एक स्टैटिस्टिकल डेटा प्रिपेयर करते हैं, कुछ कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स यूज करते हैं, एंड एट द एंड ये असर्टेन करते हैं कि हमें अपनी कॉस्ट कितनी मिनिमाइज करनी चाहिए सो दैट हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए. ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो देखिए यहाँ पे आपके पास बेसिकली 6 ऑब्जेक्टिव्स हैं. तो सबसे पहला बेसिक ऑब्जेक्टिव जो होता है वो है असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट. दैट मीन्स बेसिकली आप कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ क्यों करते हैं? ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग, जितनी भी कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी चीजें होती हैं वो क्यों प्रिपेयर होती हैं? क्योंकि आपको प्रोडक्ट और सर्विसेज, एक कंपनी के जो भी प्रोडक्ट होते हैं, जो भी सर्विसेज होती हैं, उनकी कॉस्ट को असर्टेन करना होता है. ठीक है ना, फाइंड आउट करना चाहते हैं, जिसके लिए आप डिफरेंट टेक्निक्स लगाते हैं. देन सिस्टम्स ऑफ कॉस्टिंग यूज होता है डिफरेंट इंडस्ट्रीज के लिए. सेकंड, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन. तो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेनली फोकस होता है कि आप किसी तरीके से, क्योंकि आपके पास स्कैर्स रिसोर्सेज हैं, आपको पता है कि हम सबके पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, तो एक कंपनी के पास भी लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर लिमिटेड रिसोर्स हैं तो हम अपना प्रॉफिट नहीं मैक्सिमाइज कर पाएंगे. अगर आप उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज, उन्हीं स्कैर्स रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज करें, ठीक है, एफिशिएंटली यूज करें. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है कि आप मिनिमम वेस्टेज करिए सो दैट आपका प्रॉफिट डायरेक्टली मैक्सिमाइज हो. तो इसके लिए आप लगाते हैं कॉस्ट कंट्रोल मेथड्स, कॉस्ट को रिड्यूस करने की टेक्निक्स होती हैं जिससे आप ऑप्टिमम यूज करें रिसोर्सेज का. और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस. तो आपको पता है जो भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो भी एक कंपनी अपनी तरफ से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगाती है, उसका सीधा सीधा इफेक्ट पड़ता है किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के सेलिंग प्राइस पर. क्योंकि अगर आपने अपनी तरफ से कॉस्ट ज्यादा लगाई होगी तो ऑब्वियसली सेलिंग प्राइस वहां पे आपको ज्यादा रखना पड़ेगा. अगर आप कम रखेंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा. तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस में आपको ये पता चलता है कि ओके, आप कॉस्ट अकाउंटिंग करने के बाद आपको ये पता चलेगा कि अगर एक प्रोडक्ट की इतनी कॉस्ट है तो उसके बेसिस पे आपको इतना सेलिंग प्राइस रखना पड़ेगा. नेक्स्ट आता है असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग. तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मैनेजमेंट को जरूरत पड़ती है कॉस्ट रिडक्शन के लिए एंड कॉस्ट कंट्रोल के लिए. ठीक है ना, कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, किसी चीज का हम सेलिंग प्राइस कितना रखें. अगर हम इतना सेलिंग प्राइस रखते हैं देन इन दैट केस हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा. अगर मैं कॉस्ट कम करती हूँ तो प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है. बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि कॉस्ट कम हो सके? ऐसा तो नहीं है कि इससे प्रोडक्ट की या सर्विस की क्वालिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट आते हैं असर्टेनिंग द प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी.
अब हमने थर्ड पॉइंट में पहले ही देख लिया है कि हम डिटरमाइन कर रहे हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है, डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। तो अगर सेलिंग प्राइस डिटरमाइन होता है तो इसका क्या मतलब है कि हर एक एक्टिविटी, देखिए इंडिविजुअल एक्टिविटी की बात हो रही है, तो यहाँ पे मतलब आपको ओवरऑल दिखाने की जगह वो हर एक इंडिविजुअल एक्टिविटी के बारे में भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सो दैट मीन्स असर्टेन द प्रॉफिट ऑफ ईच एक्टिविटी। आपको हर एक एक्टिविटी, हर एक प्रोडक्ट, हर एक सर्विस के बारे में पता चल सकता है कि कौन सी सर्विस या कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिटेबल है। ओके, लास्ट है हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, मेजरिंग एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। तो आप जैसे कि ऊपर 5 ऑब्जेक्टिव्स देख चुके हैं, अगर कॉस्ट हम इजीली रिड्यूस कर देते हैं या फिर हम कॉस्ट को कंट्रोल कर लेते हैं, हमारा सेलिंग प्राइस काफी अच्छा चल रहा है, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट काफी अच्छे से डिसीजन ले पा रहे हैं, प्रॉफिट अगर अच्छा है, तो इसका मतलब क्या है, हम इससे ये पता कर सकते हैं, ये मेजर कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस क्या है, या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे हो सकती है अगर अभी इंप्रूव नहीं है तो। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफरेंस। ठीक है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझाते हुए कि क्यों कॉस्ट अकाउंटिंग की नीड हमें लगी। तो क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में देयर आर सम लिमिटेशंस, दैट्स व्हाई हमें कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत पड़ी। लेकिन अभी हमारे पास और भी पॉइंट्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में है पर्पस के बेसिस पे। तो मेन पर्पस अगर हम देखें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। लेकिन ये प्रिपेयर करते क्यों हैं? क्योंकि आपको ओनर्स और शेयर होल्डर्स को रिपोर्ट सबमिट करनी होती है ना। क्योंकि शेयर होल्डर्स को ये जानना होता है कि हमारा जो बिजनेस है जिसमें हमने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, जिसके हमने शेयर्स परचेज किए हुए हैं जिस कंपनी के, वो कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है। तो मतलब बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है आउटसाइड एजेंसीज के लिए, एक्सटर्नल यूजर्स के लिए, इंटरनल का कोई काम नहीं है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है इंटरनल यूजर्स के लिए, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करती है डिटेल्ड कॉस्ट इन्फॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखना कि अगर उन्हें अपना सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना है, अगर उन्हें अपना प्रॉफिट बढ़ाना है या फिर परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है, तो इसके लिए इंटरनली उन्हें कॉस्ट कैसे रखनी चाहिए, ठीक है, या कॉस्ट कितनी लगानी चाहिए। सेकंड पॉइंट आता है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट का। तो फाइनेंशियल अकाउंट्स बेसिकली क्या रिवील करते हैं, क्या बताते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सिंपली, कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। ओके, आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या नहीं पता चलता है, इट डज नॉट शो द फिगर्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। अगर मुझे इंडिविजुअली देखना है कि किसी प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट कितना प्रॉफिटेबल है, तो ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग मुझे नहीं बताएगी। कौन सा डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट में काम अच्छा हो रहा है, कौन सा प्रोसेस ज्यादा बेटर है, ए प्रोसेस बेटर है या बी प्रोसेस बेटर है, तो ये सब मुझे फाइनेंशियल अकाउंटिंग नहीं बताती है। तो इसकी वजह से आई है कॉस्ट अकाउंटिंग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट्स जो होते हैं ये डिटेल्ड कॉस्ट एंड प्रॉफिट डेटा प्रोवाइड करते हैं हर एक प्रोडक्ट लाइन का, हर एक डिपार्टमेंट का और हर एक प्रोसेस का। ओके, नेक्स्ट आते हैं अगर हम कॉन्टिन्यूएशन में सेम टॉपिक के डिफरेंस के। सो लेफ्ट साइड पे सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पॉइंट्स हैं एंड राइट साइड पे सारे कॉस्ट अकाउंटिंग के। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग। तो मतलब हमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग, आपको पता है कि आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट एनुअल बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन कॉस्ट रिपोर्टिंग जो होती है वो डेली, वीकली और मंथली बेसिस पे भी आपको मिल सकती है। क्योंकि कॉस्ट रिपोर्टिंग में आपको ये पता करना होता है कि अच्छा इस वाले वीक में या फिर इस मंथ में अगर ये प्रोडक्ट हमने लॉन्च किया है लेकिन ये अच्छा नहीं जा रहा, तो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप चाहते हो कि आप चेक करो कि हमने कितनी कॉस्ट लगाई थी जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट कम आ रहा है। तो ये हमें फायदा होता है कॉस्ट रिपोर्टिंग के केस में, हम कॉस्ट में चेक कर सकते हैं, परफॉर्मेंस अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं, और इसीलिए कॉस्ट रिपोर्टिंग होता है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। बट हम फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं बोल सकते, क्योंकि वो एट द एंड ऑफ द ईयर की ही बात होती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कंट्रोल एस्पेक्ट का। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इट लेज एम्फेसिस, सो मेन फोकस किस पे होता है, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, और कोई मतलब नहीं होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंट्रोल एस्पेक्ट जैसा। ठीक है, कंट्रोल का कोई मतलब ही नहीं होता है, वो सिर्फ क्या करते हैं, सिंपली जो भी ट्रांजैक्शंस होती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उनको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन अगर मैं कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करूं तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या प्रोवाइड करती है, डिटेल्ड सिस्टम ऑफ कंट्रोल्स, कौन कौन से मेथड से डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं, जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग या फिर बजटरी कंट्रोल, ये आप आगे सिलेबस में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कॉस्ट रिपोर्टिंग में मुझे ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होती है एज कंपेयर टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि उसमें सिर्फ मुझे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की मैं बात करूं तो हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट।
तो इसमें क्या है, अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करती हूं तो हिस्टोरिकल और प्री डिटरमाइंड कॉस्ट में आपको पता है दैट इट इज कंसर्न ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली विद हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। मतलब अगर मुझे चेक करना है कि बिजनेस, कोई भी एक बिजनेस XYZ कोई भी बिजनेस है वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, तो मैं उसके हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चेक करूंगी और उसके बेसिस पे मैं बता सकती हूँ कि ओके ये पिछले 3 साल की बैलेंस शीट है या पिछले 2 साल की बैलेंस शीट है या लास्ट ईयर की बैलेंस शीट है, तो ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है या नहीं। बट जो हिस्टोरिकल नेचर होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो इजिली आप बस उसके पर्पस से डिजाइन कर सकते हो। लेकिन अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात की जाए तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट को फोकस नहीं करते हैं उस पर, जबकि आप प्री डिटरमाइंड कॉस्ट पे भी फोकस करते हैं। अब इसमें क्या होता है, दिस इज बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट एंड विद व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट। अगर आपने लास्ट टाइम कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया था और वो प्रोडक्ट ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं रहा, तो अब आपके पास टाइम है, आप अपनी प्लान्स में, पॉलिसीज में इंप्रूवमेंट करके फ्यूचर में किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस की परफॉर्मेंस अच्छी कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। लेकिन ऐसा कुछ आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में नहीं कर सकते, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको बैलेंस शीट बेसिकली ट्रू नेचर दिखाता है कि किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है। लेकिन कॉस्ट आपको ज्यादा, अगेन मैं यही बोलूंगी, डिटेल्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, क्योंकि कॉस्ट में हम सिर्फ हिस्टोरिकल कॉस्ट को कंसिडर नहीं करते हैं, हम प्री डिटरमाइंड कॉस्ट को भी कंसिडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो फॉर्मेट ऑफ प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमें पता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक सिंगल यूनिक फॉर्मेट होता है। आपको पता है P&L अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनती है, तो वो एक यूनिक फॉर्मेट होता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं टू प्रेजेंट कॉस्ट इन्फॉर्मेशन। डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट के किस लेवल को, यूजर कौन है बेसिकली, उस इंफॉर्मेशन का कौन यूज करेगा, उसके बेसिस पे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया जाता है कॉस्ट अकाउंटिंग में, ठीक है, ताकि वो इजिली अंडरस्टैंडेबल हो। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो आपको वही यूनिक फॉर्मेट मिलेगा अगर कोई भी पर्सन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पॉइंट की, तो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेसिकली सिर्फ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, जैसे सेल्स, परचेज, रिसीट्स विद आउटसाइड पार्टीज, क्योंकि ये सिर्फ आउटसाइड और एक्सटर्नल यूजर्स के लिए ही होती है ना, इसमें इंटरनल ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं होती। लेकिन अगर बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की, तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करती है, जबकि वो इंटरनल और इंटर डिपार्टमेंटल इंटरनल ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करती है। मतलब जहां जरूरत पड़ेगी कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस को तो रिकॉर्ड करेगी, लेकिन इंटरनल और इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करेगी। अब ये किस तरीके की ट्रांजैक्शंस होती है, फॉर एग्जांपल इश्यू ऑफ मटेरियल्स बाय स्टोर कीपर्स टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपको कॉस्ट कौन से मैनेजमेंट के लिए या फिर कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट है जो उसको यूज करेगा। ओके, तो टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में भी सेम पॉइंट आप यूज कर सकते हो। देन टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड की अगर हम बात करें, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रिपेयर करती है जनरल पर्पस स्टेटमेंट, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। और आप ये भी बोल सकते हो कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग मस्ट प्रोड्यूस दैट इज यूज्ड बाय मेनी क्लासेस ऑफ पीपल, नन ऑफ whom have explicitly defined informational needs। तो इतनी जरूरत नहीं पड़ती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, आप डिटेल्ड में बात नहीं करते हो। लेकिन एज कंपैरिजन टू फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में स्पेशल पर्पस स्टेटमेंट होती है। और किस तरीके की रिपोर्ट्स बनती हैं, जैसे रिपोर्ट ऑन लॉस ऑफ मटेरियल, आइडल टाइम रिपोर्ट, वेरिएंस रिपोर्ट, ये आगे आप सब सिलेबस में पढ़ोगे। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली आइडेंटिफाई करती है पहले अपने यूजर को, फिर डिस्कस करती है कि किस तरीके की प्रॉब्लम है, उसके बेसिस पर ही वो एक स्पेसिफाइड, आप बोल सकते हो कि स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। और स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद जो भी यूजर होता है वो उस इंफॉर्मेशन को अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, विच इज रोल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो क्योंकि हम कॉस्ट अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं, तो कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटेंट के थ्रू की जाती है, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन में कॉस्ट अकाउंटेंट होता है अपॉइंट। तो बेसिकली इसके 3 रोल्स होते हैं। सबसे पहला मेन रोल है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। तो एक कॉस्ट अकाउंटेंट बेसिकली क्या करता है, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बनाता है, उसके बाद एक कॉस्टिंग सिस्टम को वो इंस्टॉल करता है। देन जो पूरा इंस्टॉलेशन होता है कॉस्टिंग सिस्टम का, वो एज पर द नेचर एंड स्पेशल नीड्स होता है बिजनेस का, कि किस तरीके की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, कौन से प्रोडक्ट एंड कौन सी सर्विस की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो उसके बेसिस पे उसे स्पेसिफाइड कर देते हैं। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ कॉस्ट इंफॉर्मेशन की हम बात कर सकते हैं। सेकंड जो इसका मेन रोल है,
टाइप ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब यही है कि कॉस्ट अकाउंटेंट डिसाइड करता है कि किस टाइप की कॉस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस की जानी चाहिए, ठीक है, कॉस्टिंग सिस्टम में, और ये किसके लिए बेसिकली बेनिफिशियल होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर लोअर लेवल के मैनेजमेंट के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है तो वो स्पेसिफिकली सिर्फ लोअर के लिए बनाएंगे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है तो वो सिर्फ उनके लिए, और टॉप लेवल को अगर कुछ चेक करना है तो वो बेसिकली उनके लिए। तो बेसिकली वो डिसाइड करते हैं कि किस तरह की कॉस्ट इन्फॉर्मेशन है और उसके बेसिस पे वो उन्हें प्रिपेयर करते हैं। और साथ में वो ये भी ध्यान रखते हैं कि टाइप ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन तो हो लेकिन एक टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए उस इन्फॉर्मेशन की। अदरवाइज ऐसा नहीं होना चाहिए कि बिकॉज ऑफ नॉन इफेक्टिवनेस प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, आपको जिस टाइम पे कॉस्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो ना मिले। तो कॉस्ट अकाउंटेंट को इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता है। एंड थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज डेवलपिंग अ कॉस्ट मैनुअल। सो बेसिकली कॉस्ट मैनुअल एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होती है कि क्या क्या काम करना है और कैसे उस काम को करना है। एंड कॉस्ट अकाउंटेंट डेवलप करता है एक कॉस्ट मैनुअल जिसमें सारे ऑब्जेक्टिव्स मेंशन होते हैं, फंक्शंस होते हैं कि किस कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट की किस तरीके से आपको फंक्शंस करने हैं, या फिर ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का, इन्फॉर्मेशनल नीड्स क्या होगी वेरियस मैनेजर्स की, एंड कॉस्ट कैसे आप कॉस्ट को एनालाइज करोगे, देन आप कैसे डिफरेंट फॉर्मेट्स को यूज करके, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके काम करोगे। तो वो मेथड्स भी एक्सप्लेन करते हैं उस केस में। और साथ में इसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जैसे कि कॉस्ट असर्टेनमेंट आप बोल सकते हो, कॉस्ट फाइंड आउट करना, या फिर कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शन, एंड मैनेजरियल डिसीजंस में भी काफी गाइडेंस प्रोवाइड होती है। साथ में अगर जब आपको आप बोल सकते हो दैट जब सेलिंग प्राइस डिटरमाइन करना होता है तब उस टाइम पर भी आप कॉस्ट मैनुअल का ही हेल्प लेते हो या फिर आप रेफर करते हो उसे। ओके, सो ये थे रोल ऑफ अ कॉस्ट अकाउंटेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस तरीके की वीडियो आपको आगे भी मेरे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसे लगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, और साथ में बेल बटन को प्रेस करके आप नेक्स्ट नोटिफिकेशंस का वेट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी मेरी वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। और साथ में इस तरीके की वीडियोस आपको मेरे चैनल पे क्योंकि मिलती रहेंगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग की वीडियोस के लिए आप आगे आने वाले टाइम का वेट करिए। प्लस साइबर लॉ की वीडियोस भी आपको आगे आने वाले टाइम में मिलती रहेंगी, ठीक है। जितनी भी वीडियोस रह गई थी स्टूडेंट्स काफी डिमांड कर रहे हैं, मैंने कमेंट्स काफी देखे, तो आपको जल्दी ही साइबर लॉ की वीडियोस भी मिलेंगी। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आ सकते हैं। मैं वहां पे मेन जो पीडीएफ्स होती हैं वो भी प्रोवाइड करती हूँ, तो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप जरूर आइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, एक न्यू मोटिवेशनल लेवल के साथ। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड, स्टे सेफ एंड बाय।